ये सारी की सारी जो केव्स हैं ये उसी टाइम कंस्ट्रक्ट की गई थी जो डेडिकेटेड थी अपने गौतम बुद्ध भगवान को। भाई स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे हेडफोन्स आ रहे हैं। ये सामने जो आपको लकड़ियाँ दिख रही है ना, ये भी आज से 1100-1200 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं। चाइना के किसी भी शहर में चले जाइए, खाने के लिए जो इतना क्रेजीपन है ना, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। जितनी ट्रेन मैंने अब की बार चाइना में ली है लाइफ में कभी नहीं ली होंगी। यही है भाई। हेलो, नी हाओ। कैन यू टेल मी व्हाट्स द सीट नंबर? 3车0多少号座位呀？我这查不出来叫什么名字也没有呀。有没有那个护照？护照。Translate。对，护照。有没有护照？ ये पासपोर्ट। मुझसे पासपोर्ट पूछ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे सीट नंबर तो मिल गया, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए टिकट बुक कर दी थी, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें डब्बे का नंबर आ गया लेकिन सीट का नंबर नहीं आया था। ओके ओके। नहीं हाँ, तो भाई मुझे मेरी सीट का पता चल चुका है। मेरी सीट है 8 नंबर 13 नंबर डब्बे में और अभी ट्रेन को निकलने में सिर्फ 10 मिनट है। ओके शेषिया, थैंक यू। 8 नंबर सीट है मेरी, 8 नंबर ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये वाली सीट है मेरी, विंडो सीट मिल गई है मुझे। और ये मेरे भाई साहब है जिनके साथ मैं सफ़र करने वाला हूँ। नी हाओ। हेलो। Where are you going? 你说中文？ वो लाइजो इंदू। 印度。 Yeah. 哦。 Chongwa。Chongwa。Where are you going? 我去敦煌。敦煌。敦煌。 Yeah. 敦煌。 see 敦煌。Yes。敦煌。对呀，你也是去那里的吗？是吧？ल्यूके। 6K。 Yeah. ल्यूके मतलब भाई मैं टूरिस्ट हूँ और वो लाइजी इंदू मतलब मैं इंडिया से हूँ। तुए मतलब यस, बुशी मतलब नो, मियो मतलब डोंट हैव। 我教你学中文好吗？ चोंगवर्ड। 一滴丢。 यस मस्त बंदे मिल गए। ठीक है, नींद अच्छे से आ जाएगी यार ऐसे करके। उस साइड एक हाई स्पीड ट्रेन भी आ रही है, पर ठीक है हाई स्पीड और इसमें ज़्यादा फर्क था नहीं। और सुबह मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग भाइयों, ट्रेन है एकदम खाली हो चुकी है, तो लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे मुझे पहुंचने में। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ। यहाँ से है ना एकदम राजस्थान जैसी फील आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अपने राजस्थान में घूम रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चाइना का डेजर्ट वाला एरिया, ये बिल्कुल मंगोलिया के पास मान लीजिए आप। जो मंगोलिया है वो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, और जो मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है वहाँ पे लगभग हम पहुँच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे बाद। थैंक यू, बाय बाय। आ गया हूँ भाई मैं दुनहुआंग। ये ट्रेन आ रही है शियान लांजो से दुनहुआंग। ट्रेन की भी जो जर्नी है वहीं पे ख़त्म होती है और मेरी भी आज की जो जर्नी है वहीं पे ख़त्म होती है दुनहुआंग में। अभी तक मैंने जो अकोमोडेशन है वो बुक नहीं की है। सुबह के 10:05 हुए हैं और ट्रेन एकदम टाइम से पहले ही पहुंच गई है। भाई काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं सब लगभग आप टूरिस्ट ही मान लीजिए। भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। अभी जो सामने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही मुझे। ये है भाई दुनहुआंग सिटी, और अब यहाँ से मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा क्योंकि बस ऑलरेडी निकल चुकी है। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर पे आ गया और बातों में ध्यान ही नहीं दिया। ओके। 你我给喊车出来，是吧？ नी हाओ। हाउ आर यू? 你车。 इंग्लिश नो? 哎呀，谢谢。到哪？本车将捷程。哦，导航。 ओके OK。 मीटर से चल पड़े हैं भाई। जो हमारा मीटर है वो यहाँ पे 5 युआन से स्टार्ट होता है, 50 रुपए से। और अब आगे देखते हैं, ये भाई का वीचैट और वो सब है। 北斗导航。 दोहांग। OK。 वो लाइजी हिंदू। 印度啊。哦。 सामने आपको थोड़ा सा पहाड़ टाइप दिख रहा होगा ना, वो पहाड़ नहीं है, वो रेत का टीला है, सैंड ड्यून है। इतना बड़ा सैंड ड्यून लाइफ में कभी नहीं देखा भाई मैंने। भाई बड़ा तगड़ा सैंड ड्यून है।
वेदर बड़ा सही है यहाँ पे, धूप थोड़ी तेज है लेकिन जैसे आप छाया में आते हो ना तो गर्मी नहीं लगती आपको। वुहान और शंघाई के अंदर ये वाली हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे ह्यूमिडिटी का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके OK OK。 ओके शेषे शेषे। ये जो एक भाई थे मेरी हेल्प करके चले गए हैं। अब यहाँ से होटल के अंदर चेक इन कर लिया मैंने, यहाँ से मैं डायरेक्टली केव्स देखने जा रहा हूँ। यस नो नो ओके 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 回来的位置就在这。 ओके 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 शेषे। 哎，没事，拜拜。 बाय बाय। टैक्सी वाले भाई को लगा कि ये बंदा पैसे तो दे देगा ना, तो भाई ने ना दोबारा उस भाई को बुला के कंफर्म किया है कि पैसे हैं नहीं इसके पास में। यार ये बड़ी अजीब बात है, बिना पैसे कौन यहाँ ट्रैवल करने आएगा। चलो कोई बात नहीं यार, गलत फहमी अब किसी को भी हो सकती है, क्या ही कर सकते हैं। दुनहांग में पहुंच चुका हूँ और दुनहांग एक ऐसी जगह है जो एक टाइम में सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था और यहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं जो आपने शायद वीडियो के सभी थोड़ी देर पहले देख लिए होंगे। और यहाँ पे एक केव्स पड़ती हैं, केव्स का नाम है मगू केव्स। मगू केव्स आज से 2000 साल पुरानी केव्स हैं जो गौतम बुद्ध को डेडिकेट की गई थी। सिल्क रूट के टाइम पे यहाँ पे चाइना के अंदर जो बुद्धिज़्म था वो आया था और इन्हीं रास्ते के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू ही चाइना के अंदर जो बुद्धिज़्म था बहुत बड़ा रिलीजन बन गया था। और ये उसी टाइम के केव्स हैं, मगू केव्स। और अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने ऑनलाइन चेक किया तो जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं काउंटर पे जाऊँगा तो चांसेस है कि मुझे टिकट मिल जाएगी, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप डोमेस्टिक टूरिस्ट हो तो भाई 8 तारीख तक सारी की सारी जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं चाइना के अंदर। चाइना की जो लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे देख लो कि अभी तक मुझे कोई एक भी फिरंगी दिखा नहीं है, लेकिन सुबह जब मैं ट्रेन में आया था ना तो पूरी ट्रेन के अंदर मुझे टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिख रहे थे। और ऐसे दिन में 3 या 4 ट्रेन आती हैं यहाँ पे। मैं आया था स्लो ट्रेन के अंदर, हाई स्पीड ट्रेन भी आती है, फिर फ्लाइट भी आती हैं, फिर लोग ड्राइव करके भी बहुत आते हैं, बाइक के ऊपर भी बहुत आते हैं। तो यहाँ की जो लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी खासी बड़ी हो रखी है। बाकी एक बार आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ कि मैं बेसिकली अभी हूँ किधर। ये है दुनहांग, एकदम चाइना के गोबी डेजर्ट वाले एरिया के अंदर, और इस प्रोविंस का नाम है गांसू प्रोविंस। भाई टैक्सी वाले भाई ने मुझे उतार तो दिया है अब यहाँ पे। अब चांसेस देखते हैं कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई होप यार फॉरनर्स के लिए टिकट मिल जानी चाहिए। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन खरीदने आते हैं, लेकिन क्या पता मुझे मिल जाए, आई होप। अब यहाँ सब चीज़ें भाई चाइनीज़ में लिखी हुई हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। टिकट आई थिंक 100 युआन से ज़्यादा की है। यहाँ पे लिखा तो है कि वो वीज़ा कार्ड और सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। अब देखते हैं। पासपोर्ट मैंने निकाल लिया है। मैं चाहता नहीं हूँ कैश के थ्रू पेमेंट करना, सोच रहा हूँ अपना जो क्रेडिट कार्ड उसी पेमेंट कर दूँ, क्योंकि कैश मेरे पास अभी लिमिटेड ही बचा हुआ है। चाइना में हर जगह आपके कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं, आपको वीचैट या अलीपे के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो है कैश का। लेकिन चाइना के अंदर अच्छी बात क्या है कि आप अगर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर कैश विड्रॉ करते हो तो चाइना के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं और रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो चाहे आप कितनी बार भी कैश निकलवाओ, जैसे थाईलैंड में अगर आप एक बार ट्रांजैक्शन करते हो तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 220 बात चार्ज करते हैं वो। जब भी आप कैश निकलवाओगे आपको 220 बात एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये एक गंदी बात है थाईलैंड के अंदर। ये सीन आपको चाइना में नहीं मिलेगा। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने वाली है कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई वॉन्ट टू बाय टिकट फॉर टुडे। ये ट्रांसलेट कर लिया मैंने कि भाई मुझे एक टिकट चाहिए आज के लिए। हाँ भाई टिकट मिल रही है, बहुत महंगी टिकट है। 215 each yuan. 250 each yuan. And what's is included? Everything? What's included in this one? 2 movies. 2 movies. It's gratuitous. 2 movies. 2 movies. I don't want movies. Can you do with the shiny? Yeah, yeah. You can. Yeah, you can click here. Yeah. Okay, okay, okay. 258 युआन की है भाई, 2500 की टिकट है एक। तो मेरे को टिकट मिल चुकी है। टिकट अभी सबसे पहले ना मुझे 2 मूवीज़ देखनी पड़ेंगी और उन 2 मूवीज़ में है ना इस जो ये मगू केव्स हैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई बेसिकली यहाँ की स्टोरी क्या है। जैसे कि आपको मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब मैं शीनिंग से निकला था कि ये वाली जो जगह है ये पड़ती है सिल्क रोड के ऊपर। भाई पुराने टाइम में जो चाइना से यूरोप के बीच में सिल्क रोड का ट्रेड होता था बाकी चीज़ों का, वो सारे के सारे इसी थ्रू जाते थे और इसी रास्ते के थ्रू चाइना के अंदर ऐसा माना जाता है बुद्धिज़्म आया था। और ये सारी की सारी जो केव्स हैं ये उसी टाइम कंस्ट्रक्ट की गई थी जो
जो डेडिकेटेड थी अपने गौतम बुद्ध भगवान को। और इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म था उसका इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे आज भाई मेरे लिए स्पेशली अंग्रेज़ी मूवी चलने वाली है, क्योंकि मुझे भी लग नहीं रहा कोई आसपास बाहर का कोई टूरिस्ट है। यहाँ पे लोकल टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं, फिरंगी मुझे अभी तक कोई भी दिखा नहीं है। तो आई थिंक जो इंग्लिश वाला थिएटर होगा उसके अंदर मैं अकेला हूँगा। यस, आई कैन गो देयर एंड इट्स ओनली मी अलोन फॉर इंग्लिश। we will give you handphone to translate this movie. ओके ओके भाई, स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे हेडफोन्स आ रहे हैं। This is translation headphone. China 00 is English. ओके, शेषे। तो ये भाई मेरे हेडफोन्स आ गए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। ऐसा लग रहा है कोई डिप्लोमेट आ रखा है कोई समिट अटेंड करने, क्योंकि और कोई बाहर का टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा भाई, अकेला मैं बंदा हूँ यहाँ पे। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चाइनीज़ टूरिस्ट हैं यार। हेलो, Welcome to China. Welcome to China. कैन यू से इन चाइनीज? हाउ टू से इन चाइनीज? 欢迎到中国，欢迎到莫高窟，是吗？说一下。欢迎到莫高窟。哎，你还不是 वो आई नहीं चोंगुआ। भाई जो मैंने मेरे ईयरफोन थे वो तैयार कर लिए हैं और बस अभी 2 मिनट में हमारा जो मूवी शो स्टार्ट हो जाएगा। भी ठीक ठाक हो गई है पूरा भाई, ऐसा लग रहा है पीवीआर के अंदर जा रहा हूँ मैं। पूरा माहौल मस्त तरीके से बना रखा है। अरे वाह, तो अब भाई आ गया हूँ अंदर। अब थोड़ी देर में, क्योंकि वीडियो बनाना अंदर अलाउड है नहीं, तो जैसे ही मूवी स्टार्ट हो जाएगी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन अब भीड़ देखिए भाई, जस्ट अभी जो मूवीज़ थी इन केव्स के ऊपर वो फिनिश की हैं और यहाँ से अब जो एक्चुअल केव की लोकेशन है वहाँ के लिए बस लेके जाएगी हमें। भाई जो केव्स की मेन साइट है वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। ये वाली जो केव्स है ना, मेरे को थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स दे रही है अफगानिस्तान में जो बामियान वाली केव्स थी ना, वैसे सी बामियान केव्स की भी भाई एक अलग ही हिस्ट्री है। आज है ना मेरे को अपने नेताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। जब वो मूवी दिखा रहे थे ना तो कम से कम भी 8 से 9 बार इंडिया का जिक्र हुआ था। 2 मूवी दिखाई थी, एक मूवी दिखाई थी हमें 3D में और एक मूवी नॉर्मल उसमें। तो उस टाइम 8 से 9 बार इंडिया का जिक्र हुआ और तब मुझे अपने नेताओं के ऊपर गुस्सा आया कि भाई हमारे नेताओं ने बुद्धिज़्म को, मतलब बुद्धिज़्म के साथ किया क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलीजन प्रमोट करो, लेकिन आप पूरे एशिया में देखोगे ना, हर जगह पर बुद्धिज़्म का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, XYZ, एशिया की 70% कंट्रीज़ के अंदर बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर हम चाहते ना तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर के तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन भाई हमारे नेताओं ने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो इंटरनेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे कि भाई मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यार बुद्धिज़्म इंडिया में बॉर्न हुआ है, पूरी दुनिया इसे जानती है। अगर चाहते तो हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे, इन टर्म्स ऑफ आवर सॉफ्ट पावर, इन टर्म्स ऑफ आवर टूरिज़्म और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज़। लेकिन हमने किया क्या इसके साथ? कुछ भी नहीं। आप सोच के देखिए, अगर सेम बुद्धिज़्म अगर चाइना में अगर पैदा हुआ होता तो चाइना किस तरीके से यूज़ करता है इसको। भाई आप किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री कौन है? सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास मक्का मदीना है और इस्लाम वहीं पर पैदा हुआ था। तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया बाकी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कई चीज़ों में। सेम पावर अपने पास भी थी इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म, लेकिन हमारे नेताओं ने इस चीज़ में विजन दिखाया नहीं। और जो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म के मामले में भी, रिलीजियस टूरिज्म के मामले में भी और बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हमारे नेता इस चीज़ को समझते हैं। हम अपने नेताओं को भाई अपनी जेब भरने से फुर्सत मिले तब तो इन चीज़ों के बारे में सोचे ना। थोड़ा बहुत ट्राई भी किया होगा, लेकिन नहीं यार। और इसमें भी एक जो स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट पड़ती है और वो स्टेट बेचारी सबसे ज़्यादा दुख झेल रही है इंडिया में, बिहार। भाई एक बिहारी बंदे ने, मैं गौतम बुद्ध को बिहारी बोलूँगा, इवन दो गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहे नहीं थे यार। वो बिहार में ही आए, बिहार में उन्होंने अपनी एजुकेशन दी, बिहार में ही उन्होंने समाधि ली और वो सारी चीज़ें। तो एक बिहारी ने भाई पूरी दुनिया को इतना इन्फ्लुएंस किया कि एशिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर आपको बुद्धिज़्म के कुछ ना कुछ अवशेष ना मिले, छोड़ के मिडिल ईस्ट को। फिर चाहे आप रशिया में चले जाइए, फिर चाहे आप जापान में चले जाइए, और फिर चाहे आप एकदम एक्सट्रीम में फिलीपींस में चले जाइए, या फिर आप एकदम एक्सट्रीम में नीचे इंडोनेशिया में चले जाइए, या फिर आप उधर ईरान में भी आपको बुद्धिज़्म के कुछ ना कुछ अवशेष मिल जाएंगे। उज़्बेकिस्तान
उज़्बेकिस्तान में मिले, मुझे कजाकिस्तान में मिले। तो यही था भाई। बाकी अब छोड़ो, अपने पॉलिटिशियन को बहुत गालियाँ दे दी। तो उस मूवी में ये दिखा रखा था कि यार जब सिल्क रोड जो था, यहाँ पे जब सिल्क का ट्रेड होता था बिटवीन चाइना एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सिल्क की मान लीजिए आप शंघाई से लेके और ऊपर जो ईस्टर्न कोस्ट है चाइना का, वहाँ से लेके पेरिस तक ये रास्ता जाता था। जब भाई इन चाइना से जाता था सिल्क, बाकी चीज़ें, और वो यूरोप की तरफ जाती थी, और यूरोप से आती थी कॉटन, जेमस्टोन और बाकी मेटल्स, और इसी तरीके से वो चलता था। और ये जो दुनहुआंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी सिल्क रूट के ऊपर, और जिसके बाद से लोग यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे। और फिर धीरे धीरे भाई, अकेला ऐसा तो था नहीं कि इसी रास्ते के थ्रू आप सिर्फ यूरोप की तरफ जाते थे, इसी रास्ते के थ्रू लोग इंडिया से भी आते थे, इंडिया में भी जाते थे। और जब इंडिया से जो मोंग्स आते थे, उन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पर बुद्धिज़्म भी आया, और फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर धीरे धीरे इस एरिया के अंदर एक टाइम में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजन बन गया। और ये सारी की सारी जो यहाँ पर आपको केव्स मिलेंगी, वो सब मिलेंगी, ये लगभग 1000 साल से लेके 2000 साल के बीच की केव्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी केव्स एक टाइम में बनाई गई थी। केव्स का जो टाइम है वो अलग अलग टाइम पे हुआ, और हर केव के कुछ अलग अलग सिग्निफाई करती है। भाई देख रहे हो, एक छोटे से बिहारी लड़के ने पूरे एशिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। बिहार के लोगों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। लेकिन भाई ये चीज़ें हमें कभी पढ़ाई नहीं जाती ढंग से, हमें दूसरा इतिहास पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पढ़ाना चाहिए, ऑफकोर्स यार वो हमारे साथ हुआ, लेकिन हमारे जिस इतिहास के ऊपर हम प्राउड ले सकते हैं कि यार कैसे हमने दुनिया को चेंज किया, वो तो हमें पता ही नहीं है। वो तो हमें यहाँ आके पता चलता है कि अच्छा ये बात भी है ढंग से। तो भाई मुझे पता नहीं था कि मेरी टिकट के अंदर गाइड इंक्लूडेड था, लेकिन मुझे यहाँ पे गाइड मिल गया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ये देखिए भाई, ये है यहाँ की सबसे मोस्ट फेमस जगह जो काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ में दिखेगी आपको। ये सामने जो आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये भी आज से 1100-1200 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं। बस गंदी बात यहाँ पे क्या है कि मैं अंदर जाके वीडियोस और फोटोज़ नहीं ले सकता, लेकिन केव्स के अंदर काफ़ी ऐसे केव्स हैं जिनके अंदर 1000 1500 साल पुराना जो पेंट है ना, वो अभी तक बचा हुआ है। सो दिस वन इज़ द लाइब्रेरी केव, या? One of them, the 17 is the library cave. Okay. The 16 is another cave. Yeah, these are wooden structures. The wooden structure was rebuilt during the 1908 by the founder of the library cave, Wang Yuanlu. The interesting part is the Mogao Grottos is about Buddhism, but Wang Yuanlu, he was a Taoist. He kind of mixed Yes, both the faiths. He went here and he found a lot of caves collapsed and buried with a lot of sand, and he wanted to do some cleaning thing. So he was the first person who tried to conserve it. During the 1900s, yes. Okay. So all these structures are from 1900s. Yeah, 1900. But inside of the wooden structure, they're all from very beginning. Maybe how many years? 9th century. 9th century. So Yes, almost more like than 1200 years. Yeah, more than 1,100 years. Okay. So total how many caves are there? 1000, yeah? 735. 735. But only 60 to 70 are available to the public. तो भाई जो मेरी गाइड थी वो अभी चली गई, उन्होंने मुझे लगभग यहाँ का जो टूर था वो दे दिया था, और अभी मेरे पास 1 घंटा हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट शटल बस जाएगी वो जाती है 6 बजे के अराउंड। उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो अभी मेरे पास 1 घंटा हो रहा है यहाँ पे अकेले घूमने के लिए। तो सबसे गंदी बात यहाँ पे क्या है कि यार यहाँ पे अंदर फोटो नहीं लेने देते, ना फोटो ले सकते हो अपना वीडियो ले सकते हो। एक हिसाब से बात ठीक भी है, वरना अगर क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर फोटो और ये सब लेने लग गए तो लोग और ज़्यादा टाइम बिताएंगे, लोग कहीं पे हाथ वाथ लगाना, टच करना वो करेंगे, और उस चीज़ से जो केव्स के अंदर की चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि मौसम के कारण यहाँ पे वैसे ही मार बहुत ज़्यादा हो रखी है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इन केव्स को प्रिजर्व करने के लिए ये बाहर से ना सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना दिए हैं। आपको एकदम वैसी ऑथेंटिक फील नहीं आएगी। केव्स के अंदर जाओगे ना तब आपको सारी चीज़ें नेचुरल दिखेंगी, जो भाई नेचुरल तो क्या जो पहले की थी, लेकिन बाहर केव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि केव्स का जो इरोजन है और जो केव्स के अंदर की चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़राब ना हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बाहर पूरे स्ट्रक्चर सीमेंटेड कर दिया है, जो कई बार थोड़ा ख़राब भी लगता है, लेकिन केव को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और ये है इस केव का सबसे मेन सेंटर, और इसी के अंदर है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का स्टैचू। दुनिया के जो 3 सबसे बड़े स्टैचू हैं गौतम बुद्ध के, तीनों के तीनों चाइना के अंदर आते हैं। एक इनमें से इसके अंदर है, जैसे आप अंदर घुसेंगे ना वो गौतम बुद्ध का स्टैचू आपको दिख जाएगा, लेकिन अंदर आपको फ़ोटो खींचने नहीं देते हैं, ये एक बात है। बाकी जो मेरी गाइड थी उनसे भी मेरी काफ़ी देर बात चली, और वो बुद्धिज़्म के बारे में बता रहे थे कि चाइना के अंदर बुद्धिज़्म का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। भाई आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी जो बुद्धिज़्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हमारा जो इन्फ्लुएंस है एशिया के हर कल्चर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यू कैन नॉट स्किप इंडियन इन्फ्लुएंस इन एनी एशियन कल्चर। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और हम इसका यूज़ कितना कर पा रहे हैं, बहुत कम।
ये देखिए जो कुछ जगहों पर पेंटिंग्स को सीधा एक्सपोजर के लिए छोड़ा हुआ था, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी जो पुरानी पेंटिंग्स दिख जाएंगी। एकदम वैसे तो लगभग ये पेंट फेड हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी विजिबल है थोड़ा सा। और हर केव के सामने है ना नंबरिंग डाली हुई है। अब भाई एक बार यहाँ से निकल गया ना तो एंट्री वापस नहीं आ सकता। ये देखिए तो मेरे पास लास्ट चांस है ये। हाँ बस अब नहीं आ सकता मैं वापस। शेषा कुछ भी कर लो यार, ये चीज़ देख के ना मतलब एक इंडियन होने में प्राउड फील होता है कि यार हमने सच में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया है। और ये जो भाई आजकल के जो हमारे नए पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पुराने पॉलिटिशियंस हो, उन्होंने इस चीज़ को सच में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और हमें भैया जो हमारी आने वाली जनरेशन है या फिर जो हमारी करंट जनरेशन के पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। और अगर हम इसको यूज़ नहीं करें तो लिटरली वी आर वेस्टिंग आवर जो हमारे पूर्वजों के एफर्ट्स थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को दुनिया तक पहुंचाया, और वो भी बिना किसी वायलेंस के। भाई दुनिया के हर रिलीजन में फैलने में आपको वायलेंस मिलेगी, लेकिन बुद्धिज़्म जिस तरीके से फैला है ना पीसफुली, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बुद्धिज़्म का ओरिजिन भी एकदम भाई अपनी जो इंडियन फिलोसफी है वो पूरा का पूरा उसको दर्शाता है। तो एक प्राउड फील करने वाली बात होती है कि नहीं यार, कुछ भी हो हमने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। तो भाई ये थी दुनहुआंग की मगाऊ केव्स। यहाँ पे और भी जो नेचुरल साइट्स हैं वो और भी ज़्यादा मस्त हैं, जिनको मैं कल घूमने जाने वाला हूँ। और 2 नाइट मेरा यहाँ रुकने का प्लान है। कल यहाँ के जो सैंड ड्यून्स है ना उनके ऊपर कैंपिंग करूँगा। आज तो मैंने होटल ले लिया है। रात भर भाई ट्रेन में चल के आऊँ, थोड़ी थकान सी हो गई थी। मैं यार कैंपिंग करने के लिए ना आपका थोड़ा वो हिम्मत अच्छी खासी हो ना, तब आप अच्छे से कर पाते हो, एक अच्छा स्पॉट ढूंढ लेंगे। यहाँ के जो रेत के टीले हैं ना, इतने ऊंचे रेत के टीले लास्ट टाइम मैंने मंगोलिया में देखे थे, जब मैंने शुभम से मिलने से पहले कैंपिंग की थी। कैंपिंग नहीं, वो जो उन भाइयों के साथ रुका था, उस भाई का नाम भूल गया। और उन भाई ने मुझे 3 दिन रखा था। मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, उन भाई ने बाइक रिपेयर करके मुझे कैसे न कैसे एक जगह भेजा था। तो उतने ऊँचे सैंड ड्यून्स उसके बाद मैंने आज लाइफ में दोबारा देखे। इतने ऊँचे सैंड ड्यून्स ना मैंने सऊदी में देखे थे, ना मैंने दुबई में देखे थे। उनसे भी ऊँचे ऊँचे सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में और ढंग से देख पाओगे। अगर आप लोग भाई हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और सिल्क रोड की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ये दुनहुआंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। यूँ मान लीजिए यहाँ पर भी अपने इंडिया से पुराने टाइम में मोंक आते थे, ट्रेडर्स आते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। और उन्हीं के कारण यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है वो पहुँचा। और काफ़ी ऐसे वर्ड्स है, जब आप मूवी देख रहा था ना इस जगह के बारे में, तो जिनमें काफ़ी अपने संस्कृत के वर्ड यूज़ हुए थे। और 8 से 9 बार इंडिया का जिक्र आया था। तो एक प्राउड वाली बात हो जाती है यार। इवन तो चाहे अभी हमारे चाइना के साथ रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन ये हमारी जो चीज़ें हैं ना उनको एक्नॉलेज करते हैं। ये बात मुझे चाइना के बंदों की ठीक लगी। इवन जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, जो शाओलिन टेम्पल है, शाओलिन टेम्पल के जो सबसे पहले टीचर थे बोधि धर्म, वो भी अपने इंडिया से ही आए थे। और उनका बेसिकली एक स्टैचू बना रखा है, और उनके बारे में भी पूरा ढंग से बताते हैं कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। तो ये बात मुझे चीनी लोगों की अच्छी लगी कि भाई चाहे रिलेशन चाहे कैसे भी हों अभी, लेकिन वो चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं। और वो करना चाहिए भाई, सच्चाई थोड़ी छिप जाएगी। ये इधर थोड़े और स्तूप बना रखे हैं, और वो सब उधर से एंट्री हुई थी। और ये सब एग्जिट वाला पॉइंट, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और अब जाके बसेस के अंदर बैठना है। और हाँ यार, आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था। ये जो मगू केव्स हैं, ये एक यूनेस्को हेरिटेज है। आई थिंक 1987 में इस जगह को यूनेस्को हेरिटेज का साइन मिला, वो मिल गया था दर्जा। और अब यहाँ से बस पकड़ के जो टिकट सेंटर वहाँ तक जाऊँगा, और वहाँ से फिर एक और बस पकड़ के अपने होटल की तरफ। आखिरी बस जाती है भाई 6:30 बजे, और फर्स्ट बस जाती है यहाँ से 10 बजे। हेलो। साढ़े 8 हो गए हैं रात के, लेकिन अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। वो टाइम जोन वाला लफड़ा है चाइना में भी, एक ही टाइम जोन है ना। वैसे आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ। एक ये सामने आपको जितने भी शहरों के नाम दिख रहे हैं ना, शिमकंद, बुखारा, ताशकंद, तोकमोक पड़ता है किर्गिस्तान में, शिमकंद पड़ता है कजाकिस्तान में, बुखारा है उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, आंदीजान
हाँ, आंदीजान किर्गिस्तान में, अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान में। ये सारे की सारी जो सिटीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सब सिल्क रूट का पार्ट है। और चाइना इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के पब्लिश कर रहा है कि यार जो इनका पुराना सिल्क रूट होता था उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं ये जो समरकांद में आप जाओगे ना, समरकांद और बुखारा में एकदम सेम टाइप का डिज़ाइन मिलेगा और उसी टाइप के लैंटर्न मिलेंगे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो भी ऐसा माना जाता है कि सिल्क रूट से इंस्पायर होके जो चाइना के करंट प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने सपना लिया था कि पूरी दुनिया को वो चाइना से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई चाइना के किसी भी शहर में चले जाइए, खाने के लिए जो इतना क्रेजीपन है ना, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चाइनीज़ लोग खाने के पीछे तो ये बात माननी पड़ेगी भाई। ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना, सब टूरिस्ट हैं, लेकिन इन टूरिस्टों के अंदर एक भी फिरंगी नहीं दिख रहा है मेरे को, बाहर के लोग। यहाँ पे ज़्यादातर 99% जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, वो चाइना के लोकल टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। और चाइनीज़ टूरिस्ट आप कोई भी जगह पर चले जाइए भाई, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होगा ना, वहाँ पे भी बसें भर भर के टूरिस्ट पहुँच जाते हैं चाइना के अंदर। हेलो गाइस, हेलो, नाइस टू मीट यू टू। वो लाइजी हिंदू। Yes. And you? I'm from China. Okay. Okay. Hindu? Oh yes, Om, Hindu. Shema Mingzi. Tumbyog. Xizang? Xizang. Okay, bye bye. Jai Chin. Bye bye, see you. Bye bye, see you. ये यहाँ के लोकल ऑर्नामेंट्स जो आज सुबह जब मैं उधर गया था ना केव्स के अंदर, और उन केव्स जो मोनेस्ट्रीज थी उनके अंदर इसी टाइप की पेंटिंग्स मिलेंगे आपको, और उन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ पे लोगों ने मैग्नेट वैग्नेट और वो बना रखे हैं। ये देखिए भाई, पुराने टाइम में ऊँटों को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता था। तो चाइना के इस पार्ट में आपको दोनों टाइप के वो ऊँट होते हैं ना, जो बैक्टीरियन ऊँट होता है जिसकी 2 हम्प होती हैं, और एक सिंगल हम्प वाला जो अपने इंडिया में भी मिल जाता है। वैसे दोनों मिल जाते हैं अपने इंडिया में। नुब्रा वैली में अगर आप जाएंगे लद्दाख में, तो जो बैक्टीरियन कैमल है, जो डबल हम्प वाला कैमल बोलते हैं, वो भी मिलता है। और अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको दूसरे वाला भी मिल जाएगा। तो सिल्क रूट के टाइम भी ये यहाँ पे दोनों ऊँट होते थे, जो बैक्टीरियन कैमल है और जो सिंगल हम्प वाला कैमल है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होता था। ये देखिए सोविनियर लोग बेच रहे हैं, ये वाला। अरे बाप रे भाई, शेषा ब्रदर, शेषा पाकिस्तान। वो लाइजी हिंदू। हिंदू, यस। 话说得很好啊，啊，普通话说得好。中国一点点。You speak English? 一点点。Daniel, okay. Hello, what's your name? Jack. Jack. No, 中国。中国张永杰。张文杰。张永杰，对对。我叫地板秀。哦，地板秀。哦 Yeah. OK。谢谢。बंदे बड़े मस्त है यार यहाँ के। जैसे कई कंट्रीज में होता है कि लोग कैमरे के सामने शर्माते हैं, चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर लोग खुद कैमरा में आना चाहते हैं। हेलो भाई साहब, कैसे हो आप? 烧烤店，谢谢 brother， 喝2杯。谢谢谢谢 OK， ओके बाय बाय। बाय बाय, जय चिन। 1 घंटे बाद आप सोच के देखिए, 1 घंटे बाद यहाँ पे कैसा सीन होगा। अभी लोगों के अंदर इतनी एनर्जी आ रखी है। Hello. नी हाउ, 你好 व्हाट्स योर नेम? My name is Malong. मालूम, शुक्रिया। हाँ, तो सिल्क रूट के 2 वो माने जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सिल्क रूट होता है स्टार्ट टोक्यो से, कई लोगों का मानना है सिल्क रूट होता है स्टार्ट चाइना के ईस्टर्न कोर्ट से, कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो सिल्क रूट का असली रूट है वो स्टार्ट होता है शियान से। शियान चाइना की एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी, आई थिंक चिंग डायनेस्टी के टाइम पर। और चिंग डायनेस्टी के जो रूलर थे, जिनकी बहुत बड़ी टेराकोटा आर्मी थी, जब मैं लास्ट टाइम चाइना में आया था मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने भाई अपनी आर्मी का ताबूत बनवा दिए थे, टेराकोटा वॉरियर्स बोलते हैं उनको। तो वहाँ से सिल्क रूट स्टार्ट होता था और वो जाता था पेरिस तक। यहाँ से शियान ज़्यादा दूर नहीं है। शियान के बाद अब जैसे आप इधर आते जाओगे ना वेस्ट की तरफ, तो धीरे धीरे चाइना के अंदर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक मिलने लग जाएगी। और जाते जाते एकदम चाइना के वेस्ट में पहुँचोगे आप, वहाँ पे मिलेगी आपको शिनजियांग प्रोविंस। और शिनजियांग में पूरे ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम लोगों की मिलेगी आपको। अब देखिए, अब टाइम हो चुका है, रात के एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं, और रात के सही 10 बजे यहाँ पे माहौल बनता है। और वीकेंड है तो इस कारण से लोग और ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, नी हाओ। हेलो हेलो, 中国
वो लाइसु हिंदू या ओके बाय बाय एक लाइन सीख ली अबू लाइसु हिंदू, वही रिपीट करे जा रहा हूँ बार बार। ये भाई यहाँ का फेमस दही रोटी, अरे भाई इंडियन खाने जैसे एकदम रोटी टाइप में मिल रहा है। देखो यहाँ पे चाइना में लोग ये जो मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं ना, ये मेरे को समझ नहीं आता किस लिए होता है। नहीं हाउ आर यू, यू फाइन। ये भाई भेजा है, ये दिमाग देख पा रहे हो आप? खाने की इतनी वैरायटीज हैं भाई, लेकिन कबाब को कोई बीट नहीं कर सकता यहाँ पे। कबाब सच में अच्छे हैं इस एरिया के। चाइना के बारबेक्यू की सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे मेरे को है ना एकदम बर्मा वाली याद आ गई। बर्मा में मैंने टोपी नहीं ली थी वो वाली, यहाँ पे मुझे एक टोपी मिल रही है। नी हाँ नी हाँ ये दिख रही है भाई मेरे को। इट्स गुड। हाउ मच? यहाँ पे एक चीज़ और देखी है मैंने, यहाँ पे तरबूज और खरबूजे कुछ ज़्यादा ही सस्ते हैं। थोड़ी देर पहले मैं खा रहा था और यहाँ पे आपको लगभग हर एक दूसरी जगह पर तरबूज और खरबूजे बिकते हुए दिख जाएंगे। ये इधर भाई बबल टी नहीं मिल रही मेरे को, बाकी सब मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मजे आते हैं चीनी लोगों के साथ दारू पीने में। दारू पीने के बाद दोनों हिंदी चीनी एक नेक्स्ट लेवल बन जाते हैं और भाई आपस में क्या बातें होती हैं। इवन तो वो बातें हम कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के लिए खतरनाक है हमें। लेकिन बातें बड़ी मस्त होती हैं यार। तो वापस से मैं अभी जो वो एक स्क्वायर था ना काइंड ऑफ, जहाँ पे हर सिल्क रूट की जो सिटीज थी उनका नाम लिखा होता, वहीं पे पहुँच चुका हूँ मैं। ये भाई अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे ना तो पुराने टाइम में भी इन्हीं टाइप के व्यापार होते थे। ये तिब्बतियन बेल देखिए, कोई थोड़ी बहुत मॉडर्न चीज़ें नहीं ऐड हो गई होंगी, लेकिन पुराने टाइम में भी ज़्यादातर जो चीज़ें का व्यापार होता था वो यही थी। पत्थर हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए और छोटी मोटी चीज़ें। काफ़ी टाइम हो गया भाई घूमते हुए, बस अब मुझे एक बबल टी पीनी है और खाना खाना है और फिर वापस से मैं अपने होटल की तरफ चला जाऊंगा। हर जगह भाई इतनी ज़्यादा लाइटें दिख रही है ना आपको। ये जो चाइनीज़ लैंटर्न है ना, ये भाई माहौल को और ज़्यादा मस्त बना देती हैं। ये मिल गई मेरे को बबल टी शॉप, 8 युआन के अंदर यहाँ पे बबल टी मिल जाती है, लगभग 80 से 90 रुपए की। भीड़ अच्छी खासी लगी है भाई। सब कुछ तो ठीक हुआ है, लेकिन मेरा जो होटल था वो मैं भूल गया किधर गया, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो मेरा खाना पीना था सब कुछ हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खास करके इस एरिया को घूमने के लिए, जो गांसू प्रोविंस है, चिंगाई प्रोविंस है, एक तो भाई ये डेजर्ट वाला इलाका रह गया, और डेजर्ट में भी काफ़ी ड्राई और ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह बन जाती हैं। और इसी कारण से लोग यहाँ पे दूर दूर से ट्रिप करने आते हैं बाइक के ऊपर, और अपनी जो SUV हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेके आते हैं। और अभी वीकेंड हो रखा है तो इस कारण से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। इस एरिया के अंदर चाइना में आपको मिनरल्स और उनका भी अच्छा खासा भंडार मिल जाएगा, और भाई साथ में पुराने जो सिल्क रूट हैं वो वाली चीज़ें भी अच्छी खासी हैं। और यहाँ से अभी तो भाई चाइना ने बहुत तगड़े तगड़े हाईवे बना दिए हैं, तो कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, यहाँ पे फास्ट रेलवे नेटवर्क भी है, और यहाँ पे जो चाइना का वास्ट हाईवे नेटवर्क है वो भी आ रखा है। भाई पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से ना यहाँ पे 3 बस आई और उसके बाद से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है क्या ही बताऊँ। और जितने भी लोग थे सब अंदर चले गए हैं। बाकी भाई अभी टाइम हो गया है 10:30। मैं जा रहा हूँ मेरे होटल के अंदर, सामने मेरा होटल है, और उसमें जाऊंगा। और कल मुझे जो यहाँ की बाकी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करने जाना है। तो अब करते हैं भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। नींद भी आ रही है मेरे को, क्योंकि कल रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया था, ट्रेन के अंदर था। तो अब आज मैं थोड़ा अभी जल्दी सोना चाहता हूँ। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको अपने इंडिया और चाइना का एक पुराना कनेक्शन समझ में आया कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे पास्ट में हुई थी। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।